हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल। तो आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसमें मैंने आपसे कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से कुछ ने आंसर किया है, कुछ ने आंसर नहीं किया है। तो पहले एक जो क्वेश्चन मैंने पूछा था मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि जब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो हमारे जो फोटोन आता है यहाँ पे, और इससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इसमें टाइम लैग कितना होता है। तो आप में किसी ने नैनो सेकेंड में आंसर दिया है, किसी ने 1/10 लिखा है। तो इसमें मैंने आपसे टाइम लैग जो पूछा था, एक्चुअल में क्या है ना, देखो, ये आपका एक मेटल सरफेस है, इस पे आपका फोटोन आया, ये आपका वर्क फंक्शन है। आपका कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा जब तक आपका ये वर्क फंक्शन, यहाँ से आने वाली एनर्जी जब तक वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा नहीं होगी। अब सपोज ये आपस में इक्वल हो जाते हैं या फिर ये एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाती है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट होगा ना, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जब ये एनर्जी इक्वल होगी वर्क फंक्शन के और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, वो बिल्कुल इंस्टेंट होता है एंड नो टाइम लैग। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताना था मुझे कि इसमें हमारा कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। अब मैं मूव करती हूँ एक और जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसकी तरफ। क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगी, आप लोग अगर नहीं आप लोग को क्वेश्चन पता है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट में डिटेल से लिख देती हूँ उसमें क्या क्या गिवन था। उसमें मैंने गिवन किया था आपको एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थी, जो थी कितना, 400 नैनोमीटर। एंड साथ में और क्या दिया हुआ था आपको, आपको दिया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी थी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें आपको निकालना क्या क्या था, आपको निकालना था वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे ये मेटल सरफेस पे ये जो एनर्जी आती है फोटोन की, ये दो तरह से काम करती है। पहला, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, मतलब वर्क फंक्शन क्रॉस करने में आपका, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये जो मूव करेगा, उसको जो एनर्जी मिलेगी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी मिलती है, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए। तो ये जो आपकी फोटोन की एनर्जी आती थी, ये दो चीजों के लिए होती थी, एक वर्क फंक्शन के लिए और दूसरा आपकी काइनेटिक एनर्जी के लिए। ओके, तो अब हम इसी इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारी एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है एंड हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, वर्क फंक्शन चाहिए, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ हमारे फॉर्मूले में क्या है, एनर्जी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको हम कैसे रीराइट कर सकते हैं कि जो हमारा ये जो गिवन डेटा है, ये इसका हम यूज कर सके, इसको हम इनपुट कर सके, इसको यूज कर सके एंड हम उससे अपना आउटपुट निकाल सके, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाल सके। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जब आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इसकी हेल्प से वेवलेंथ निकाल पाएंगे या फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे, इसकी हेल्प से आप निकाल पाएंगे वेवलेंथ। तो चलिए पहले इसको वेवलेंथ की फॉर्म में हम लिख देते हैं। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, वो वर्क फंक्शन को हम hc/λTh लिख सकते हैं। जो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है वो आपके वर्क फंक्शन के ही इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड क्या होता है, वो बिल्कुल वो एक मैक्सिमम पॉइंट जब जाकर वो आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करना बंद कर देगा, तो वही उसका वर्क फंक्शन होता है, बिल्कुल वो पॉइंट जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम वर्क फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, hc/λTh प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अब जब हमें वेवलेंथ निकालना है तो इस वेवलेंथ के लिए हम एनर्जी को हम वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था आपको कि एनर्जी इक्वल्स टू हमारा hc/λ होती है या फिर hν होती है। क्वेश्चन में हमें λTh मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, तो हम वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वेवलेंथ वाला जो हमारा इक्वेशन इक्वेट होता है वो यूज कर लेंगे। तो hc/λ लिख सकते हैं इसको। ओके, लिख दिया अब हमने। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम hc को
Sc/λ इक्वेशन में इसको हम 1240 अपॉन में लैम्डा लिख सकते हैं। जब हमारी वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन होती है, ये लिख सकते हैं हम। ये मैंने आप लोग को बताया था। आप चाहें तो इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखिए और उसको 3 × 10⁸ रखिए, उसको सॉल्व कीजिए, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उस तरह से आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन सिंस हमें क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले मेथड को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1240 अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू 1240 अपॉन में लैम्डा TH हमारा क्या है, 400 नैनोमीटर है, 400 लिख सकते हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, ये वाली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब इसको आप कट कर देंगे, ये चीज आपकी सॉल्व कर आ जाएगी 3.1। ठीक है, 3.1 आ जाएगी प्लस 1.5। इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4.6, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज का यूज करना पड़ेगा। हम इसे लिख सकते हैं अब क्या, 1240 इक्वल्स टू 4.6। अब इस लैम्डा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1240 अपॉन में 4.6, क्योंकि ये इधर जाएगा हमारा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा। इन दोनों को अरेंज करके मैंने इस तरह से लिख दिया। इसको अब आप लिखने के बाद इसको अगर आप कट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देख लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं डिवाइड करके ही बताती हूँ आपको, फिर आप अपना ना आंसर मैच कर पाएंगे उससे। आंसर आ गया आपका 269.5। 269.5 नैनोमीटर। अब ये यूनिट का याद ध्यान रखिएगा, लैम्डा हमारा नैनोमीटर में आया है। अब सपोज कि आपसे ये कोई और तरह से पूछ लेता है, या मान लीजिए आर्मस्ट्रांग में पूछ लिया होता, तो आप क्या करते, एक पॉइंट इधर खिसक जाते, 2695 ये आर्मस्ट्रांग में आ जाता आपका। ठीक है, ये यूनिट का ध्यान रखिएगा। अब सेकंड क्या आपका पूछा है आपसे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया है C/λ होती है ना, C/λ ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम हमेशा से पढ़ के आए हैं। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पुट कर सकते हैं, C हो गया हमारा 3 × 10⁸। अब देखिए, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछता तो यहाँ हम लैम्डा TH लेते, पर सिंस हमसे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछा है तो हम ये जो हमारा फाइनल फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो आया है, हमारा इंसिडेंट फोटोन का जो वेवलेंथ आया है, हम इसका यूज करेंगे। कितना आया है हमारा नैनोमीटर वाला हम यूज कर रहे हैं, अगर 269.5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा आपका, 3 डिवाइड बाय 269.5, तो ये आया आपका 0.0113 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। ठीक है, नैनोमीटर है ना, तो नैनो हर्ट्ज में जाएगा। अब इसको आप इधर अगर पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 11.13 × 10⁻, 1 2 3 इधर गया खिसक के × 6। ठीक है, तो ये आपकी इसकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब आप इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है इसको। अब आप इसको दोबारा एक बार सॉल्व करके देखिए अपना आप। पिछली जो क्वेश्चन है आपका पिछला वाला, जो पिछली वीडियो है सॉरी, उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन का जो है पूरा लिखवाया था। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको मेजर पॉइंट लिखवा दिया जो हमारा गिवन था क्वेश्चन में। अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आपका जो इस वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है, आप पढ़ चुके होंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट। लेकिन ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में मूव करने से पहले ना एक दो पॉइंट है हमारे इंपॉर्टेंट, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि हमारे डायरेक्टली फॉर्मूला ड्राइव होते हैं। तो हम पहले उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ फोटोन्स emitted by a light source। क्या समझे,
क्या समझे इससे, कि ये सपोज हमारा एक लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है, फोटोन्स को इमिट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शंस में। जो हमारा पॉइंट सोर्स होता है ना, पॉइंट सोर्स होता है, ये हमारा हमेशा रेडियल वे में, रेडियल इमिशन करता है, रेडियल वे में। तो ये आपका जो है फोटोन्स को इमिट कर रहा है, ये एक लाइट सोर्स, ये बीच में ये लाइट सोर्स है, और ये आपका जो है फोटोन्स उसको इमिट कर रहा है। अब आपके पास ये जो फोटोन्स इमिट हो रहे हैं, ये कितने फोटोन्स एक लाइट सोर्स आपका इमिट कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा। देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 10 जूल एनर्जी अपनी लगा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके पास 10 जूल एनर्जी है भी या नहीं है। आपके पास 100 जूल एनर्जी है, ये पता चला आपके पास 5 जूल ही एनर्जी है। तो बेसिकली आप कितनी एनर्जी लगा पा रहे हैं, आप क्या क्या जो भी आप अपना इजेक्ट कर पा रहे हैं एनर्जी, वो आपकी डिपेंड करेगी कि आपकी टोटल एनर्जी कितनी है। तो सिमिलरली जब ये फोटोन को रिलीज कर रहा है, तो फोटोन के साथ क्या निकलेगा, इसका थोड़ा बहुत एनर्जी निकलेगा ही हर फोटोन के साथ। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपका ये जो लाइट सोर्स है, ये वाला ये जो लाइट सोर्स है, इसकी क्या एनर्जी है, उसके ऊपर आपका ये जो इमिशन हो रहा है फोटोन्स का, ये डिपेंड करता है। अब कैसे, देखिए, इसका एक छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन बता देती हूँ और आपको फाइनल फॉर्मूला फिर बता दूंगी मैं। सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम बात करें वेवलेंथ की, क्योंकि लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, इसके पास वेवलेंथ भी होती है, फ्रिक्वेंसी भी होती है। हम वेवलेंथ लेके ड्राइव कर लेते हैं, आप चाहे तो फ्रिक्वेंसी लेके ड्राइव कर लेना। वेवलेंथ अगर हम बात करें फोटोन की, फोटोन जब लाइट सोर्स के पास वेवलेंथ है, तो इससे जो निकली हुई चीज है, जो इससे फोटोन निकल रहा है, जो एक तरह का हमारा लाइट का पैकेट ही है। फोटोन मैंने बताया ना आपको पैकेट की फॉर्म में होता है, तो ये जो पैकेट है इसके पास भी वेवलेंथ होगी। वो कितनी हम लेते हैं, हम लैम्डा यूज करते हैं, तो हमने लैम्डा यूज करी है। अब एनर्जी, जब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, ये जो फोटोन है आपका, जब हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, मैंने आपको बताई है hc/लैम्डा होती है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करते थे या फिर एक फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, hc/लैम्डा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1240 अपॉन में लैम्डा, व्हेन लैम्डा इज इन नैनोमीटर। ओके, अच्छा, आप में से अगर कुछ लोग को अभी डाउट आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ, मैं एनर्जी को ये लिख रही हूँ 1240 लैम्डा इन नैनोमीटर। आपका कई बार क्वेश्चन ना आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ होता है, तो जब आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया होता है तब आपको होता है 1240 एंड लैम्डा, तो ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। रीजन इज दैट ये आर्मस्ट्रॉन्ग में कैसे जाता है, नैनोमीटर क्या हो गया, इंटू 10⁻⁻⁹ हो गया, ठीक है। जब आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें एक 0 ऊपर लगा लीजिए, तो नीचे क्या आ जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगा, -10 हो जाएगा, और आपका -10 के डिनोट करता है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बस ये याद रखना, नैनोमीटर में दिया है तो 1240 हो गया, और आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया होगा तो 12400 होगा। बस इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ बैक टू आवर डेरिवेशन। देखिए, अब आपका, मैंने आपको वेवलेंथ बता दिया, वेवलेंथ से आपकी एनर्जी पता चल गई आपको। अब ये जो लाइट सोर्स है, ये जो आपका जो भी लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स का कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहा होगा। अगर मैं लिख दूं एनर्जी ऑफ लाइट सोर्स, एनर्जी लिख दीजिए इसको या पावर लिख दीजिए इसको, डिपेंड करता है कि अब इसके पास आप बल्ब होता है तो बल्ब की हम पावर की बात करते हैं कि वॉट में हमारे पास एनर्जी होती है, उसकी पावर के फॉर्म में उसकी जो एनर्जी होती है, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, पी वॉट, पी वॉट लिख सकते हैं इसको हम। अब मैंने आपसे पूछा कि हमारे नंबर ऑफ फोटोन कितने निकलेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास 10 एप्पल है और आपके पास 5 बच्चे हैं, तो हर बच्चे के पास कितना एप्पल आएगा, वही चीज तो आपसे पूछी जा रही है कि आपके पास कुछ फोटोन्स निकले हैं इतनी इतनी एनर्जी के, और टोटल एनर्जी इतनी है, तो आपके कितने फोटोन टोटल निकले हैं। ये ऐसे लिखते हैं, 10 आपके पास एप्पल है, हर बच्चे के पास 2 एप्पल आया आपका, तो टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सीधा सा 5 आ जाता है। सिमिलरली यही आपसे ये कहा गया है
कि टोटल एनर्जी आपकी इतनी है, जो आपके एनर्जी निकल गई है, फोटोन्स जो एनर्जी लेकर निकल गए हैं वो आपकी इतनी है। तो आपका डिवाइड में रखेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी लैम्डा बाय एच सी। तो ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड। एक मिनट, नंबर ऑफ फोटोन्स emitted by a लाइट सोर्स। डिनोट कर सकते हैं हम एन से, तो एन हमारा कितना हो गया, इक्वल्स टू पी लैम्डा बाय एच सी। यहां पर पी क्या हो गया आपका, सोर्स की एनर्जी या फिर पावर, लैम्डा इज वेवलेंथ हमें पता है, और एच और सी हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी लैम्डा अपॉन में 1240 व्हेन दिस इन द नैनोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, आगे समझ, कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर कुछ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक सेकेंड, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपना नेक्स्ट पॉइंट है फोटोन फ्लक्स इन लाइट बीम। इससे क्या समझ रहे हैं आप? इसे हम डिनोट करते हैं, फ्लक्स है ना, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं 5, फोटोन का है तो 5 लिख देते हैं। इससे आप क्या समझ रहे हैं बताइए, कि जो आपका फोटोन का फ्लक्स है इन लाइट बीम, इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, सपोज ये आपकी एक रॉड है, मतलब वैक्यूम ट्यूब जो होती है, ये एक वैक्यूम ट्यूब है आपकी, ठीक है। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अब अगर आप इस वैक्यूम ट्यूब का कोई एक क्रॉस सेक्शन उठाकर देख लें, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसे कट करके अगर आप देख लें तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आपके इस जगह से पास हो रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो हमारा बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लक्स कितना है। फ्लक्स मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो इस पूरे एरिया में यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमें किससे पता चलता है, फोटोन फ्लक्स से। लिख देती हूँ, नंबर ऑफ फोटोन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, आप यहाँ पर फोटोन कंसिडर करना, क्योंकि हम जब फोटोन फ्लक्स की बात कर रहे हैं, अगर ये एक लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स में से आपकी ये लाइट निकल रही है, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से आपकी कितनी लाइट पास होगी, कितने फोटोन्स निकलेंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज फोटोन फ्लक्स। समझे? देखिए यहाँ पे ये जो ये जो आपका फोटोन, ये जो यहाँ से पास हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में से एक पर्टिकुलर टाइम में, ऐसा नहीं ना कि आप पूरा 10 मिनट या 20 मिनट का ले रहे हैं, फिर 15 मिनट का ले रहे हैं, नहीं, एक पर यूनिट एरिया में से, पर यूनिट, हम यूनिट क्यों कंसीडर करते हैं, देखिए यूनिट का मतलब होता है 1, इससे क्या होता है आपका थोड़ा इजी हो जाता है। पर एरिया पर टाइम हमारा लिखने से अच्छा है, पर यूनिट पर एरिया लिखने से क्या हो जाता है कि आपका 1 सेकेंड में 1 मीटर के अंदर से, एरिया की बात करी तो 1 मीटर स्क्वायर में से आपका कितने फोटोन्स जो हैं वो क्रॉस किए। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर सपोज यहाँ पर हम एक एरिया कंसीडर कर लें, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के जस्ट बाद 1 बाय 1 का, तो ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया। तो हर सेकेंड में, 1 सेकेंड में इस एरिया में से आपके कितने फोटोन्स जो है वो पास हो गए, वो आपका बताता है
फोटोन फ्लक्स। अब देखिए क्या समझ में आया इससे आपको, जो मैंने अभी बताया उसमें मैंने आपको क्या बताया कि आपका फोटोन फ्लक्स क्या हो गया, आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो गए पर यूनिट एरिया में से, ठीक है, इन पर यूनिट टाइम, एक फिक्स टाइम तो आप लेंगे। अब ये क्या है हमारा नंबर ऑफ फोटोन पास हो गए पर यूनिट एरिया में से। नंबर ऑफ फोटोन को हम क्या लिख सकते हैं, पी लैम्डा अपॉन में एच सी इंटू ये एरिया का ए, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमने अभी ये चीज पढ़ी नहीं है, लेकिन जब मैं आपको वेव्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, वेव्स वाला, तब मैं आपको इंटेंसिटी के बारे में पढ़ाऊंगी। इंटेंसिटी क्या होती है कि आपके कितनी ज्यादा उसकी पावर है, कितना उसके अंदर आपके जो फोटोन आ रहे हैं उसके अंदर कितनी एनर्जी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, क्या डिटेल में क्या होता है इंटेंसिटी, वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला बता देती हूँ कि ये इंटेंसिटी क्या होता है, आपका पावर पर यूनिट एरिया। एक एरिया में कितनी पावर आ रही है, फोटोन की कितनी पावर है इस पर यूनिट एरिया में। ये पर यूनिट एरिया अगर आपने ले लिया तो यहाँ पर आपका कितना फोटोन है, इससे पता चलता है आपको कि इस जगह पे फोटोन की इंटेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पर हम P बाई ए को, ये P बाई ए को इंटेंसिटी के आई से डिनोट कर सकते हैं, इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं आई लैम्डा बाई एच सी। तो अगेन हमारा ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई लैम्डा बाई 1240 इन नैनोमीटर। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका आई लैम्डा अपॉन में 1240 मैन इन नैनोमीटर इक्वल्स टू पी लैम्डा अपॉन में एच सी ए इक्वल्स टू पी लैम्डा अपॉन में 1240 ए। ठीक है, हो गया सॉल्व, यहाँ तक आ गया समझ में? कोई डाउट या कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए उसको। अब मैं मूव करती हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इसी का ही एक मतलब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था ना, बेसिकली आपका होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है, फिर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो वो बाकी चीज़ों को कैसे इफेक्ट करता है, जैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, टाइम लैग हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, और बहुत सी चीज़ें, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कैसे पड़ता है। जैसे हमने फोटोन फ्लक्स पढ़ा क्या होता है, इंटेंसिटी पढ़ी, इससे पहले हमने नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे कितने पास हो रहे हैं वो पढ़ा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑल अबाउट द आपका फोटोन के बारे में जानना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका बेसिकली क्या है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन के बारे में चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दिस पॉइंट इज क्या कि फोटोन डेंसिटी इन अ लाइट बीम। अब आपने फ्लक्स पढ़ लिया, आपने इंटेंसिटी पढ़ ली, अब बताइए फोटोन डेंसिटी क्या होती है। इसको हम डिनोट कर देते हैं, फोटोन डेंसिटी है ना डीपी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है फोटोन डेंसिटी, आपकी क्या चीज़ होती है। डेंसिटी की बात हम कब करते हैं, डेंसिटी आपका रिलेटेड होता है किससे, वॉल्यूम से। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे इंटेंसिटी की तो वो रिलेटेड किससे था, एरिया से। डेंसिटी रिलेटेड होता है वॉल्यूम से। पहले हमने बात करी थी ये एरिया हो गया आपका, अब हमने जब बात करी डेंसिटी की तो आप वॉल्यूम लेंगे। अब आपका ये वाला जो जा रहा है, ये वाली ये साइड भी काउंट होगी। इस 1 के 1 मीटर क्यूब के बॉक्स का अगर हम स्क्वायर नहीं सॉरी 1 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम देगा डेंसिटी। तो डेंसिटी आपका क्या आपको समझ में आ गया होगा, इससे क्या हो गया, ए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय फोटोन इन पर्टिकुलर टाइम। वही चीज जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है डेफिनेशन, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन ऑक्युपाइड वॉल्यूम इन पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे आपको ये इंटेंसिटी आप निकालेंगे। देखिए डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर फ्लक्स कितना है। ये हमारा है
1 मीटर क्यूब का एरिया, यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि कितने हमारे फोटॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर इस वॉल्यूम का कितनी इसकी डेंसिटी होगी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका फ्लक्स। तो देखिए हमारा फ्लक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा टोटल फ्लक्स कितना है इस एरिया में, एरिया नहीं सॉरी, जब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो इस वॉल्यूम में हमारा फ्लक्स कितना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्लक्स, और हमारा क्या बोला है, पर्टिकुलर टाइम, तो डिवाइड में टी हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारा कितना टाइम हो गया, देखिए जब हमारा ये फोटोन क्रॉस कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो टाइम कवर करता है वो टाइम आपका डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। जनरली आपका टाइम स्पीड पे ही डिपेंड करता है हमेशा, तो आपका ये जो टाइम होगा, ये टाइम होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, मतलब इस जगह से इस जगह तक आने में उसे कितना टाइम लगा होगा, जितनी यहाँ पर ये स्पीड ऑफ लाइट रही होगी उतना ही टाइम लगा होगा। तो इसलिए हम टाइम की जगह यूज करते हैं इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ पर सी। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फ्लक्स की जगह हमें पता है हमने क्या लिखा था पहले, आई लैम्डा अपॉन में एच सी इंटू ये वाला सी, इसे लिख सकते हो आई लैम्डा बाय एच सी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े, वो मैं आपको जल्दी जल्दी से लिख देती हूँ क्विक, ताकि आपको ना कोई कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूलाज में। एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स, हमारे कितने नंबर ऑफ फोटोन इमिट होते हैं, जिसको हमने n से डिनोट किया, और हमने जो डेरिवेशन किया था उससे इसकी वैल्यू आई थी p लैम्डा बाय एच सी। मैं भी पूरा पूरा वैल्यू लिखती हूँ आपको, बाकी 1 to 4 करके जो 1 to 4 0 हम लिखते हैं वो मैं आपको जब इसका डेरिवेशन करा रही थी तब बता दिया था। फिलहाल जो नॉर्मल आपका फॉर्मूला आता है मैं वो लिख रही हूँ। ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था फोटोन फ्लक्स इन लाइट बीम, मतलब बेसिकली फोटोन फ्लक्स, जिसको हमने डिनोट किया था 5p से। क्या आया था इसका फॉर्मूला ड्राइव करके, p लैम्डा बाय एच सी ए, या फिर हम इसको लिख सकते थे आई लैम्डा बाय एच सी। क्यों, क्योंकि हमारा p इक्वल्स टू सॉरी आई इक्वल्स टू होता है हमारा, हम क्यों लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को इस तरह से, फॉर्मूले को हम एक अलग तरह से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा I इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई ए, इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर अपॉन में एरिया। जब वेव्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, फिलहाल के लिए बस इतना याद रख लीजिए। थर्ड हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, हमारा फोटोन डेंसिटी, फोटोन डेंसिटी, जिसके लिए मैंने नोटेशन यूज किया डीपी। आप चाहे तो पीडीबी यूज कर सकते हैं, या जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस नोटेशन के साथ जा सकते हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए बस वो है क्या। तो फोटोन डेंसिटी हमारा क्या हुआ, फ्लक्स बाय टाइम, जिसको हमने जब सारी वैल्यूज पुट करी तो हमारा आ गया आई लैम्डा बाय एच सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने 3 फॉर्मूलाज देखे आज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़े हुए हैं जो। ठीक है, और बाकी बेसिक फॉर्मूलाज हम पहले कर चुके हैं, और आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और क्या किस पे क्या डिपेंडेंट होता है हम वो भी सब देख चुके हैं। एंड आई होप कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो चैप्टर है वो यहाँ पर एंड होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ और जो भी आपकी वर्कशीट या कुछ होगा इससे और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और अब हम मूव करते हैं अपने न्यू चैप्टर पे। लेट मी चेक द टाइम, ओके अभी तो काफ़ी टाइम है। अब हम मूव करते हैं अपने न्यू चैप्टर पे, और इस चैप्टर को यहीं पे एंड करके, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, आपने पढ़ लिया होगा टाइटल में, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, क्या है हमारा चैप्टर, अब न्यू चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सबसे मेन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि हमारा ड्यूअल नेचर हम कहते किसे हैं, ये ड्यूअल नेचर क्या होता है, कैसे पता चलता है,
इसको सपोर्ट करने के लिए वेव्स में हमारी कौन सी थ्योरी आती है, रिलेटिविटी वाली। एंड देन उसके बाद अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो पार्टिकल्स के लिए हमारा क्या आ जाता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो आई होप आज इतना ही लगता है, आई होप कि आज हम इतना ही कवर कर पाएंगे इसमें। तो मैं शुरू करती हूँ अभी आज का जो भी है हमारा टॉपिक आज का, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का, और देखते हैं इसमें हम कितना कवर कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से आप लोग क्या समझते हैं, ड्यूअल का क्या क्या सेंस क्या बना इससे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से। देखिए लाइट जो है ना, जब हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट आपका एक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम सबको पता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो आपकी लाइट है ना, ये डिफरेंट सिचुएशन में, कि आपकी जब सिचुएशन अलग हो गई, डिफरेंट सिचुएशंस में ये डिफरेंट तरह से बिहेव करती है। अब डिफरेंट तरह से बिहेव करती है, इसे क्या समझे आप लोग, देखिए डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करती है। इससे क्या समझे कि आप इसको जैसे आप बोलते हैं डबल फेस बोलते हैं ना, या फेक फेस बोलते हैं जिसे, डबल फेस बोलते हैं, जो जो दो मुंह इंसान होता है, सामने कुछ और पीछे कुछ और, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं जो लोग। उसी तरह की लाइट भी होती है, अलग सिचुएशन में अलग तरह की बिहेव होती है। वो जो लोग नहीं होते वो उस तरह के आपके सामने कुछ और बोलते हैं, फिर पीछे जाके आपकी बुराई करते हैं, वहां कुछ और बोलते हैं। उनको बोलते हैं ना, बहुत सारे फेस होते हैं, असली चेहरा नहीं दिखाते। अगर आप लोग बिग बॉस देखते होंगे तो आपको पता होगा, वहां तो बहुत सारे ऐसा होता रहता है कि अपना असली चेहरा दिखाओ एंड काइंड ऑल दिस थिंग्स। तो जो डबल फेस लोग होते हैं ना, उसी की तरह कुछ कुछ लाइट भी होती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह बिहेव करती है। अब क्या अलग सिचुएशन में और क्या अलग बिहेव करती है, देखिए सिचुएशन तो आपकी बहुत सारी तरीके की बहुत अलग अलग आती है। हम क्वांटम की बात कर सकते हैं तो वहाँ अलग तरह बिहेव करेगा। हम इन जनरल फिजिकल फॉर्म की बात कर सकते हैं, वहाँ अलग तरह से बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में अलग तरह से बिहेव करेगा। अब डिफरेंट बिहेवियर का मतलब है कैसे डिफरेंट बिहेवियर की तरह ये बिहेव करता है। इसका डिफरेंट बिहेवियर दो फॉर्म्स में आता है। कैसे, सिर्फ दो ही फॉर्म्स में आता है। कौन कौन सी दो फॉर्म, एक तो हम सबको पता है कि ये वेव है, वेव की तरह बिहेव करता है, और एक ये बिहेव करता है आपका पार्टिकल की तरह। ओके, किसकी तरह, पार्टिकल एंड वेव की तरह। दो तरह का ये बिहेव करता है। अब ये दो को हम क्या बोल सकते हैं, इसी दो को हम बोलते हैं ड्यूअल। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से आप क्या समझे, ड्यूअल नेचर से कि लाइट जो है आपकी, लाइट इसके दो तरह के नेचर्स होते हैं, दो तरह से ये बिहेव करती है। और वो दो कैसे होते हैं नेचर, एक वेव एंड एक पार्टिकल। जैसे अगर हम इन जनरल अपनी बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप हैं जैसे, तो आप घर में अलग तरह से बिहेव करते हैं। बहुत आपके बस बिस्तर पे मस्त सो रहे हैं, कुछ पता नहीं है, संडे को आपको कुछ नहीं पता संडे कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया, एंड बिल्कुल फ्री होकर घूमते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन वहीं जब आप घर से बाहर जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने कॉलेजेस में जाते हैं, तो बड़ा एक सिविलाइज्ड मैनर्स में, बहुत बिल्कुल वो होता है ना टच मी नॉट टाइप्स जो रहता है, उस तरह से आप बिहेव करते हैं कि ओके ओके मैं तो बहुत ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप लोग बिहेव करते हैं किसी न्यू पर्सन से अगर आप मिलते हैं तो। और घर में अपने भाई बहनों से कैसे बिहेव करते हैं, या जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके सामने आप कैसे बिहेव करते हैं। तो दो अलग सिचुएशन में आप दो अलग तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बीइंग अ गर्ल मैं एक इसको रिलेट थोड़ा सा कर सकती हूँ कि घर में हम बहुत झल्ले बनकर रहते हैं और शादियों में जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह तैयार होकर जाते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। तो सिमिलरली लाइट भी दो डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करती है, कभी वेव की तरह, कभी पार्टिकल की तरह, जैसे इसका मन करता है। अब कब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ आपके नोट्स बनवाने के लिए। हमने क्या पढ़ लिया कि लाइट हैज टू नेचर्स। अब वो नेचर कौन कौन से होते हैं, पार्टिकल एंड वेव होता है। यहाँ लिख देती हूँ, बिहेव लाइक पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है कब, हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो क्या होता है हमारा, देखो ऐसे मैं लिखूं,
पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो क्या होता है कि जो इससे कैसे हमें पता चलता है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है या वेव की तरह बिहेव कर रही है। देखिए, जब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है ना, तो वो हमारा एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ लाइट, आपकी लाइट की, कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट आपकी जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की, और यही प्रॉपर्टी आपके पार्टिकल्स की भी होती है। सपोज ये एक पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, तो ये आपका ऐसे ही मूव करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मूव करते करते अचानक से इधर घूम जाए, या ये पार्टिकल ऐसे 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 बहुत ऐसे ऐसे रेडिएट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। पार्टिकल एक है, वो एक ही आपका नॉर्मल मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, ये आपका पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी से मैच करती है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट जो होती है उसके पास होता है मोमेंटम। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसको प्रूव करता है कि आपकी लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फोटोन, जो हमने अभी बहुत पढ़ा। आपका ये फोटोन आ रहा होता था मेटल सरफेस पे, सीधा के मेटल सरफेस पर एक लग रहा होता था। ऐसा नहीं होता था कि इधर आ रहा है फिर इधर जा रहा है, ऐसा ऐसा, मतलब वो मैं ऐसे ड्रॉ कर देती थी, पर वो स्ट्रेट ही लाइन में आता है। या फिर आप ऐसे, ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आपका एक फोटोन आया और जैसे भी इसको आना ही आकर इस पे कोलाइड कर गया। ऐसा नहीं होगा, एक फोटोन ऐसे से डिवाइड हो रहा होता था, फिर आगे और डिवाइड होके फिर ऐसे पूरे में रेडिएट होकर नहीं आता था। सिंपल स्ट्रेट ही आकर इस पर लगता था। मैंने बताया ना, पैकेट्स की फॉर्म में आता था, फुल्ली एब्जॉर्ब होता था या फुल्ली रिजेक्ट होता था। तो ये आपका फोटोन इसका एक एग्जाम्पल हो गया लाइट का, कि वो आपका एक पार्टिकल की तरह हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने नंबर ऑफ फोटोन हमारे कितने इमिट होते हैं लाइट सोर्स से, हमने ये काउंट किया। तो आप वेव को काउंट नहीं कर सकते ना, वेव की ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी वेव की पावर क्या है, वेव की एनर्जी क्या है, पर वेव कितनी निकली आप वो काउंट कर सकते हैं? वो तो नहीं काउंट कर सकते। लेकिन पार्टिकल्स को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमने फोटोन्स को देखा, तो फोटोन्स हमारा लाइट सोर्स से ही निकला था, लाइट सोर्स से निकला था, मतलब ये एक लाइट का ही फॉर्म था। आपके रूम में जो अभी रोशनी हो रही है, तो ये किसकी वजह से हो रही है? ये फोटोन्स की वजह से हो रही है, मगर वो फोटोन्स आपके पार्टिकल्स हैं। बताया था मैंने आपको कि पैकेट की फॉर्म में होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका फोटोन की, जब लाइट आपका बिहेव करती है पार्टिकल की तरह। देखिए, स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिए। ये है आपका एक लाइट सोर्स, इससे ये हमारे फोटोन्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये आपके फोटोन्स निकल रहे हैं। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पे मैंने लगा दिया एक बैरियर। ये मैंने कुछ बैरियर लगा दिया। अब मैंने सिंस आपको बताया था क्या, कि जो आपके फोटोन्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो वो यहाँ पर आए और बैरियर की वजह से यहाँ रुक गए, और आपकी लाइट आगे आपको नहीं दिखती है। होता है ना, लाइट की होती है। अब आपका आपके रूम के बाहर लाइट जल रही है, आप रूम को बंद कर दो तो रूम के अंदर लाइट नहीं आती है, अगर कोई विंडो वगैरह ओपन नहीं है तो रूम के अंदर लाइट क्यों नहीं आती है? क्योंकि लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। वो ऐसा नहीं होगा कि वो इधर से घूम के कहीं से कोई ढूंढ के जगह ऐसे आ जाएगी, नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। आपने एक बैरियर लगा दिया, ऑब्स्टेकल लगा दिया, वो आगे क्रॉस नहीं करेगी। या इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपने इस तरह से देखा होगा, जब आपका सन निकलता है, सन आपका निकलता है, और यहाँ पर सपोज आप खड़े हो जाओ, तो आपकी शेडो बनती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया शेडो बनने का, कि ये जो लाइट यहाँ से आ रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, तो यहाँ सब जगह की लाइट तो आगे चली गई, लेकिन जहां जहां आप खड़े थे उस जगह पर लाइट रुक गई। और वो लाइट रुकने से यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइट आ गई है, यहाँ तो सब जगह रोशनी हो रही है, मगर जहां जहां आप खड़े थे, ये जहां आप खड़े थे, तो आपकी वजह से वो लाइट आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि आपने एक बैरियर का काम किया, और उस जगह पर आपका अंधेरा है, जिसको हम बोलते हैं क्या फिर? शेडो, ठीक है। मेनली बनती क्यों है शेडो? क्योंकि आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और आप जब बीच में आ जाते हैं बैरियर की तरह, तो आपसे आगे वो क्रॉस कर नहीं पाती है, और जहां जहां से वो क्रॉस आगे नहीं कर पाती है, जिस जिस जगह बैरियर होता है, वहां पर वो हिस्सा आपका विदाउट लाइट रह जाता है, या अंधकार में रह जाता है, जिसको आप शेडो भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया होगा लाइट का ये नेचर, कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है।
एग्जाम्पल से भी आपको समझ में भी आ गया होगा। और ये जो एक, अब आपका अगर ये वेव रहता तो ये वेव अगर ये होती तो फिर ये ऐसे घूमकर इधर आ जाती, लेकिन सिंस ये पार्टिकल की फॉर्म में होती है तो ये आपके यहीं रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। एग्जाम्पल हो गया आपका फोटोन। अब हम मूव करते हैं अपना इसका सेकंड नेचर की तरफ। फर्स्ट नेचर हो गया पार्टिकल की तरह, अब हम मूव करते हैं सेकंड नेचर की तरफ। सेकंड नेचर क्या है? व्हेन बिहेव लाइक अ वेव, बिहेव लाइक अ वेव। अब वेव की तरह वो कब बिहेव करती है हमारी? देखिए, ये हमें पता चलता है लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी से कि जो हमारी लाइट है वो बेंड कर सकती है, या फिर डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक होता है वो हमने पढ़ा है ना, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगी वेव्स में। डिफ्रैक्ट कर सकती है या आपकी लाइट जो है बेंड कर सकती है। ये सब आपको पता चलता है किससे? आपके लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी है उससे। और यही प्रॉपर्टी आपकी वेव की भी होती है। सपोज यहाँ से एक वेव जा रही है, ये कुछ ऑब्स्टेकल आ गया तो ये इधर से डिफ्रैक्ट होकर इधर चली जाती है। ये वेव आ रही है, ये ऑब्स्टेकल आ गया तो ये इधर से इधर चली जाती है। ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा। अब देखिए, ये आपका क्या है? ये जो लाइट है, ये जो वेव लाइट जो आपकी बैंड करी, इससे आपका पता चला कि ये आपकी जो है वो बिहेव कर रही है किसकी तरह? वेव की तरह। एक चीज और जो हमने पढ़ी थी अभी तक आप लोगों ने, कि लाइट जो होती है उसके पास होती है क्या? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, या वेवलेंथ की फिलहाल बात करते हैं। वेवलेंथ होती है हमारी लाइट के पास। हमने पढ़ा था ना कि हम फोटोन की वेवलेंथ को डिनोट कर रहे थे लैम्डा से, तो वही चीज कि लैम्डा हमारी वेवलेंथ होती है लाइट के पास। और हमारी जो वेवलेंथ होती है वो किसके पास होती है? वेवलेंथ होती है हमेशा वेव के पास। अब एक पार्टिकल को आप ले लीजिए, उसका कोई वेवलेंथ नहीं होता है ना, उसका मास होगा, उसकी वो अगर मूव करेगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी, जो हमने आज तक पढ़ा है न्यूटोनियन फिजिक्स में, या जो आपका मोशन वाले चैप्टर से उसमें हमने पढ़ा है। तो मास, वेलोसिटी, ये सब चीजों की बात करिए, क्योंकि वहां हम बात करते हैं पार्टिकल्स की। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं तब आपने देखा होगा कि वहां पर हर चीज के पास क्या होती है? वेवलेंथ होती है कुछ ना कुछ। तो जो वेवलेंथ होती है वो एक फीचर है वेव का। और हमने देखा जो लाइट के पास भी हमारी वेवलेंथ होती है, तो इससे प्रूव होता है कि लाइट हमारी वेव की तरह भी काम करती है। अब जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल देकर बताया था, मैं उसको ही एक बार दोबारा बताती हूँ कि सपोज ये एक सोर्स है, इससे हमारी वेव ये निकल रही है बाहर, ये एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका आ गया कोई बैरियर। सपोज ये आपका एक कोई सोर्स था, इससे आपकी वेव जनरेट हो रही थी। अब ये वेव आपकी आ रही है, यहाँ तक आई, और यहाँ पर ये आ गया आपका एक बैरियर। तो इस बैरियर की वजह से वेव रुकेगी नहीं, ये बैरियर की वजह से वेव बैंड होगी इस तरह से। और जहां तक बैरियर है वहां पर बैरियर की जो भी शेप है उस हिसाब से वो बैंड होती रहेगी, और फिर वो वापस इसी शेप में आ जाएगी। अब अगर सिंस ये होती पार्टिकल, तो क्या होता पार्टिकल की वजह से? देखिए, अगर ये पार्टिकल होती, अगर ये होती पार्टिकल, तो क्या होता कि बैरियर की वजह से यहाँ पर लाइट रुक जाती आपकी, बैरियर आता और बैरियर की वजह से यहाँ लाइट रुक जाती, और जब ये लाइट रुक जाती फिर ये आगे नहीं बढ़ पाती। यहाँ पर क्या हुआ कि वो बैंड हुई और फिर वापस इस शेप में आ गई। यहाँ पर क्या हुआ? फोटो पार्टिकल वाले केस में, या जो हम फोटोन वाला केस कह सकते हैं, या पार्टिकल की तरह जब लाइट बिहेव कर रही थी, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की वजह से यहाँ रुक जाती और आगे मूव नहीं कर पाती। लेकिन सिंस वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, तो वेव का ये नेचर भी फॉलो करती है लाइट, कि आपका कोई ऑब्स्टेकल आता है वहां रुक जाएगी और आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि लाइट हमारी वेव की तरह भी बिहेव करती है। नाउ अब देखिए, इससे हमें क्या, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो हमारे दोनों नेचर है लाइट के, बोथ द नेचर, जो है हमारा पार्टिकल नेचर है लाइट का, या फिर जो हमारा वेव नेचर है लाइट का,
पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ लाइट कोरिलेट विद ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है, कोरिलेट विद ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जैसे आप एक इंसान है, सपोज आप है कोई, तो आपका कुछ एक मान लीजिए आपकी पढ़ाई है, आपने यहाँ करी, या आपकी जॉब है, या आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, मगर ये दोनों भी आपस में कुछ कोरिलेट कर रहे होंगे, है ना। ये आपकी पढ़ाई अलग चीज हो गई, जॉब अलग चीज हो गई, लेकिन ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। आपने जो पढ़ाई करी उसके हिसाब से जॉब कर रहे हो, या जो जॉब कर रहे हो उसमें वो सब काम आ रहा है जो आपने पहले सीखा था, तो दोनों आपस में कोरिलेटेड हो गए। सिमिलरली जो आपका पार्टिकल एंड वेव, ये दोनों चीजें आपकी है तो लाइट की ही, ये लाइट है, इसका एक नेचर है पार्टिकल, एक नेचर है वेव। अब ये दोनों चीजें लाइट की ही है, तो ये दोनों आपस में भी किसी ना किसी तरह जुड़ी हुई होगी। अब जुड़ी होंगी तो कैसे, देखिए पार्टिकल एंड वेव, पार्टिकल में हमने क्या पढ़ा था कि इसके पास क्या होता है, मोमेंटम, एंड वेव में हमने क्या पढ़ा, इसके पास होता है वेवलेंथ। ये दोनों का यूनिक फीचर हो गया। अब जब ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, तो ये दोनों भी आपस में कोरिलेटेड होंगे, मोमेंटम एंड वेवलेंथ। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज अगर क्वेश्चन में हमें मोमेंटम गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमारा अगर वेवलेंथ गिवन है, इसकी हेल्प से हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कोई रिलेशन है दोनों में आपस में, एक पता है तो दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा पता है तो पहला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया आपको समझ में। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, हमें समझ में आ गया क्यों कोरिलेटेड है, क्योंकि दोनों लाइट के नेचर है, वो भी समझ में आ गया। दोनों का यूनिक फीचर भी हमें समझ में आ गया, मोमेंटम एंड वेवलेंथ, और ये भी आपस में कोरिलेटेड है, ये भी समझ में आ गया। एक पता है तो दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब सवाल है कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे कैसे, ठीक है। तो इस कैलकुलेट को करने के लिए हमारे जो आइंस्टीन साहब हैं, उन्होंने दी थी एक थ्योरी, जिस थ्योरी को हम कहते हैं रिलेटिविटी थ्योरी, द फेमस थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, रिलेटिविटी थ्योरी, ठीक है। अब रिलेटिविटी थ्योरी से हम मोमेंटम या वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी क्या होती है हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, एक नहीं पता नहीं कितने सारे लेक्चर फिर यही थ्योरी समझने में चले जाएंगे, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो हम इसके डीप में नहीं जाएंगे कि ये थ्योरी क्या होती है क्या नहीं होती है, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है इस फॉर्मूले की, तो हम बस ये देख लेंगे कि हमारा फॉर्मूला कैसे, मतलब ये फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम अपना वेवलेंथ और मोमेंटम निकाल सकते हैं। प्लस हम इसके जो है फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है, हम उसके बहुत ज़्यादा डीप डेरिवेशन में भी नहीं जाएंगे। रीज़न इज सिंपल कि हमारा उसका यूज़ नहीं है कुछ, और बहुत बहुत डीप में हो जाएंगी चीज़ें फिर अगर हम डेरिवेशन में चले गए। एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थ्योरी, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। फिर भी अगर आप चाहते हैं रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ना तो प्लीज़ बता दीजिए, एग्जाम होने के बाद मैं आपको रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ा दूंगी, फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है इसको पढ़ाना। इसलिए मैं चलती हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ, जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर आवर एग्जामिनेशन। मैंने आपको बताया ये पहले कि मेरा बिल्कुल आपका जो है, मेरा कोर्स बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है कोर्स, कुछ फालतू का नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी मैं कि बस पढ़ाने के लिए पढ़ा रही हूँ, वैसा कुछ नहीं होगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही सबसे पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं हमारी रिलेटिविटी थ्योरी की, थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। रिलेटिविटी थ्योरी एक तरह से वही बता दिया कि आपकी एक चीज दूसरी चीज से कैसे रिलेटेड है। अब ये सिंस इन्होंने दी है आइंस्टीन ने पार्टिकल और वेव के लिए, तो वही मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, ये आपका बताता है रिलेटिविटी थ्योरी। इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है। रिलेटिविटी आप रिलेट कीजिए इसको वर्ड रिलेटेड से, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो कैसे रिलेटेड है, मोमेंटम एंड वेवलेंथ की वजह से। अब इनमें क्या रिलेशन है उसको हम निकालते हैं। जो आइंस्टीन की थ्योरी है, इसमें इन्होंने एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया है उसकी हेल्प से, देखिए हमने क्या देखा है इनके इक्वेशन में कि एनर्जी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4, ठीक है। ये हमारी बात हो गई फॉर
एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा लाइट के बारे में, अगर हम बात करते हैं फॉर लाइट, तो लाइट के पास क्या होता है, हमारा पार्टिकल होता है फोटोन। ठीक है, लाइट के पास पार्टिकल फोन होता है। अच्छा एक चीज और, जो आइंस्टीन साहब ने थ्योरी दी है ना, रिलेटिविटी थ्योरी, ये थ्योरी इन्होंने दी है आपके पार्टिकल के लिए। ओके, पार्टिकल के लिए। तो हमारा जो लाइट है उसका पार्टिकल क्या होता है, फोटोन होता है, हमें पता है। एंड फोटोन क्या, हमने अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी फोटोन के बारे में मैंने आपको टाइम, लैग, टेम्परेचर, बहुत चीजें पढ़ाई। मैंने कहीं भी आपको उसके मास के बारे में बताया? मास के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसका मास होता नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि मास होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज फिजिकली प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ मास है, उसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है और उसके पास कुछ ना कुछ मास है। पर सिंस वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर देते हैं इन केस ऑफ फोटोन। एंड जस्ट टू ड्राइव द फॉर्मूला एंड टू गेट द फॉर्मूला, हम इस फोटोन के जो मास है इसको जीरो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, जब हमने इसको जीरो कंसीडर किया तो अब इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस C4 हो गया। ठीक है, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा आपका, और आपका क्या आ जाएगा आंसर, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको आप पूरा इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका आ जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू पी सी। यह आ गया आपका फॉर्मूला जी, यही इसका फॉर्मूला है, बस इतना ही है। तो रिलेटिविटी थ्योरी से आपका जो फॉर्मूला आया, एक सेकेंड, रिलेटिविटी थ्योरी से आपका जो फॉर्मूला आता है एनर्जी इक्वल्स टू पीसी। अच्छा, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि हमने तो मैडम हमेशा ये पढ़ा था एनर्जी इक्वल्स टू MC स्क्वायर, तो ये क्या होता है ये भी मैं बता दूंगी, अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी बता दूंगी, पर अभी आप ये देख लीजिए हमारा फोटोन के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला आया वो क्या आया, एनर्जी इक्वल्स टू पीसी बाई द हमारा रिलेटिविटी थ्योरी। हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया फोटोन के लिए एनर्जी के लिए वो ये आया। अब इसमें हमारा P क्या है, मोमेंटम। अच्छा, आप लोग पहले से सोच रहे हो कि जब मैंने वो इक्वेशन लिखी थी कि इसमें क्या चीज क्या है, देखिए वो जो E स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C4 लिखा था, तो देखिए C तो हमें पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, पता है हमें। M क्या होगा हमारा, जब हम इस लाइट के कॉन्टेक्स्ट में इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो M होगा हमारा मास ऑफ लाइट। ठीक है, P होता है हमारा मोमेंटम ऑफ लाइट। क्या होता है, मोमेंटम ऑफ लाइट। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ फोटोन का हमने, ये एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी किससे, रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है जो हमने अब हमेशा से अपना एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ा है वो गलत हो जाएगा, वो गलत थोड़ी हो जाएगा। तो हम वो भी लिखेंगे भाई hc/λ, हम तो इसे भी लिखेंगे, कर लो जो जो करेगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये दो इक्वेशन मिल गई, इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो रिलेट करके हम hc/λ इक्वल्स टू pc लिख सकते हैं। c दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, आप इसको h λ इक्वल्स टू p लिख सकते हो। मतलब आपका मोमेंटम क्या आ गया, h/λ। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल गया कि हमारा जो पार्टिकल होता है उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, h/λ, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में वेवलेंथ। अब एक चीज याद रखना, इसको मोमेंटम को कहीं आप लोग ये मत लिख देना, ठीक है, कि ऊपर h देखो और ये लिख दो, ये इसका नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो आता है वो कब आता है, आपका hc से मिलके बनता है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी में जब ऊपर hc होता है ना तब आपका ये वाला वैल्यू बनता है। अभी आपका जब h/λ है तो h की जगह आपको प्लैंक्स कांस्टेंट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही रहेगा इसका। ठीक, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने आज जहाँ तक पढ़ा है कि हमारा एक्सक्यूज मी, हमने पार्टिकल की आपकी रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से हमने आपका जो लाइट का नेचर होता है पार्टिकल वाला उसको हमने देख लिया।
उसके पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर के लिए मोमेंटम होना जरूरी है, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। ये क्या होता है हमने ये भी देख लिया, h बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है हमारा वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर में जाने से पहले मैं आपको एनर्जी का वो जो फॉर्मूला है mc² वो बता देती हूँ, वो कैसे होता है। जब मैंने आपको एनर्जी इक्वल्स टू पीसी बताया पार्टिकल के लिए, तो एनर्जी इक्वल्स टू mc² कैसे होता है देखिए। ये कब होगा, एनर्जी इक्वल्स टू mc², अगर हम बात करेंगे वेव की, ठीक है, या फिर जब हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं सॉरी, जब हमारा मोमेंटम जीरो होता है हम तब देखेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, E² इक्वल्स टू P² C² प्लस M² C4 थी। अगर हमारा मोमेंटम जीरो हो जाता है तो हमारा आ जाएगा एनर्जी स्क्वायर इक्वल्स टू M² C4, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर, तो आएगा आपका एनर्जी इक्वल्स टू mc²। ये आ गई आपकी क्या, एनर्जी की, जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन, एनर्जी इक्वल्स टू mc²। इसको भी याद कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और आ कह सकते हैं आते ही हैं। और यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा, पार्टिकल के नेचर तक आपको समझ में आ गया। अब हमारा करीब करीब 1 घंटा हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक रह गया है इसका वेव का नेचर, उसके लिए हमारा ये रिलेटिविटी थ्योरी से नहीं आता है। जो वेव का नेचर है उसके लिए हमें अलग चीज़ पढ़नी पड़ती है। तो सिंस अब न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, तो उसको मैं कल जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना तभी करवाऊंगी आपको। फिलहाल के लिए आप लोग सिर्फ जो पढ़ा दिया है मैंने इसको ही अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो पार्टिकल वाला आपका जो फॉर्मूला आता है इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। इस पे बेस्ड एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड आपके बहुत कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। अगर अब आज के लेक्चर में आपको कुछ भी नया जानने को मिला, इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, आप इससे पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।